बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है वितान। वितान के अंतर्गत हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है, जो बांग्ला भाषा में है, आलो आंधारी, और जिसकी लेखिका है बेबी हालदार, जिसके बारे में हम जान चुके हैं और प्रत्येक कक्षा में हम जानते भी हैं। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह तातुस के घर में आकर के बेबी रहने लगी, और जब तातुस ने एक दिन बेबी से उसके बड़े लड़के के बारे में पूछा तो बेबी ने बताया कि उसको कुछ लोग ले गए थे और उन्होंने उसको कुछ काम पे लगा दिया। मुझे 2 महीने से उसकी कोई खबर नहीं है। तातुस ने उस बच्चे को ढूंढ निकाला और बेबी से उसका मिलान कराया। अब बेबी मन में सोचती थी कि तातुस मेरे बड़े बच्चे को घर क्यों नहीं लाने देना चाहता। एक दिन तातुस ने स्वयं मुझसे कह दिया कि बेबी, तुम काली पूजा पे अपने बड़े लड़के को ले आना और फिर कोई उसे कहीं ऐसी जगह लगाना जहाँ वो पढ़ लिख भी सके और कुछ काम भी सीख सके। अब देखो, बच्चा है जो बेबी का बड़ा लड़का है, वो घर आ गया है। किसके? तातुस के घर में, जहाँ बेबी अपने और 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके आगे क्या होता है वो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूंगी। देखो, जो तातुस था वो क्या करते थे, वो केवल उन 2 बच्चों के और बेबी के उन्होंने रहने का इंतजाम कर रखा था और उन्हीं का खर्चा वो देते थे। लेकिन अब जब बड़ा लड़का आ गया तो उसका एक व्यक्ति का खर्चा बढ़ जाता है। तो जब ये बड़ा लड़का आया तो बेबी कह रही है, मैंने ये तय कर लिया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास रहेगा तब तक मैं थोड़ा हिसाब से रहूँगी, यानी कम खर्च करूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब बनाऊंगी। तातुस समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि मेरे बड़े लड़के का जो बोझ है वो तातुस के ऊपर पड़े। तो वो क्या सोच रही थी मन में कि मैं पहले जितना खाना बनाती थी उतना ही बनाऊंगी, उसी में काम चलाएंगे। लेकिन तातुस समझ गए कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ परेशानी में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देखकर कभी कभी मैं सोचने लगती कि मैंने इतना सुख अभी तक कहीं नहीं देखा था। तो देखो, खाने के लिए उलझन में थी कि भाई बच्चा आ जाएगा तो तातुस के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, खाने का खाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो बेबी ने स्वयं ने कम खाना शुरू कर दिया। तो तातुस इस बात को समझ गए। अब वो बेबी को अपनी प्लेट में से खाना देते और उसी समय खा लेने के लिए कहते थे। और ऐसा सोच करके बेबी उन लोगों का स्नेह यानी प्रेम देखकर कभी कभी सोचती कि इतना सुख तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था। महीना मतलब महीना ख़त्म होने पे जो वेतन मिलता है उसे महीना कहते हैं। यहाँ वैसा कुछ नहीं था। यानी बेबी मन में सोच रही कि मैंने इतने सारे घरों में काम किया, इस घर जैसे लोग मैंने कहीं नहीं देखे, बिल्कुल अपनापन बना के रखते हैं। और इससे पहले जहाँ भी मैं रहती थी वहाँ मुझे वेतन के रूप में मतलब पैसे मिल जाते थे, बाकी मेरे साथ कोई स्नेह नहीं रखते थे। तातुस कहते, बेबी, मैं ये समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। अब मतलब तातुस बेबी से ही कहते थे। बेबी से उन्होंने ये कहा था कि तुम मेरी बेटी की जैसे हो, मेरे घर में कोई बेटी नहीं है, तुम मेरी बेटी की जैसी हो। अब तातुस बेबी से कहने लगे, बेबी, जो मैं तुमको पैसे देता हूँ महीने के अंत में, तुम इसको वेतन मत समझो, यानी अपनी सैलरी मत समझो, काम के पैसे मत समझो। तुम तो ये समझो कि मैं तुम्हें तुम्हारा जेब खर्च दे रहा हूँ। मेरा जेब खर्च अब थोड़ा और बढ़ गया जब तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहीं रहने लगे। मतलब उसका जेब खर्च, यानी बेबी को तातुस पैसे देते थे घर खर्च चलाने के लिए। तो बेबी कह रही है मेरा जेब खर्च अब और बढ़ गया। कब? जब तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा, यानी ये जो बंगाली भाषा में बड़े भाई को दादा बोलते हैं, तो अर्जुन दा के 2 बंधु या तो रिश्तेदार हो सकते हैं या 2 दोस्त भी हो सकते हैं। बंधु का मतलब वहाँ आकर के रहने लगे, क्योंकि अब ज़्यादा लोगों का खाना बनने लगा। अर्जुन दा के भी बंधु भी बहुत अच्छे थे। वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर वे बातें करते थे। यानी अर्जुन, जो कि उनका छोटा लड़का था, किसका? तातुस का, उसके जो 2 दोस्त थे या जो रिश्तेदार थे वो भी बहुत अच्छे थे। और वो क्या, बेबी कह रही है, मुझे बहुत चाहते थे और मेरे बच्चों को बुला बुला करके उनसे बातें किया करते थे। उनमें से एक का नाम सुखदीप था और एक का रमण। अर्जुन दा से मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते, और क्यों ना लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ भी चाहिए था तो फट से मुझे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता। अर्जुन दा शुरू से ही ऐसा था। मान लो बेबी रसोई में काम कर रही होती थी तो उसको चाय चाहिए होती तो अपनी चाय स्वयं बना लिया करता था। तो बेबी कह रही है अर्जुन दा से अच्छे तो उसके 2 बंधु थे। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का नाम रमन था। वो उन्हें अर्जुन दा से ज़्यादा अच्छे लगते बेबी से, क्योंकि बेबी को हर काम कहते थे। यदि उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहा होता, मतलब चाहिए होता था, तो वो बेबी को आवाज़ लगाते। जबकि अर्जुन दा क्या करते थे, यदि उन्हें किसी चीज़ की दरकार यानी ज़रूरत होती थी तो वो कुछ नहीं कहते, बस बिस्तर में लेटा रहता। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूँ?
चाय पानी खाने को कुछ, वह सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। मतलब कई कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, जो कम बोलते हैं, अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं। अर्जुन दा इस तरीके का व्यक्ति था। लेकिन उसके वो जो दोनों बंधु थे, उन बंधु को या तो रिश्तेदार कह लो या दोस्त कह लो, वो बेबी से खूब खुल करके और उसके बच्चों से खुल करके बात किया करते थे। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, वे मुझे अपना जैसा मानते थे। यानी उसके जो दोस्त थे वो क्या करते थे, बेबी को अपनी तरह मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दिनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था। मतलब वो दोनों थे ना, अर्जुन, वो रमन और सुखदीप, उन दोनों में सुखदीप दा कम बात करने वाले थे। मुझे लगता था वह शर्माता है। यानी उसके भी दो दोस्त थे अर्जुन दा के, रमन और सुखदीप, जो कि बेबी से चाय पानी मांगते थे। उनमें से एक था सुखदीप दा, वो भी कम बात करता था और वो मतलब बेबी कह रही है, मुझे लगता था जैसे उसको मुझसे शर्म आती है। रमन दा दूसरी तरीके का था। वह इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी, खाने की कई चीज़ें बनाना भी मैंने उससे सीखा। यानी बेबी अपनी आत्मकथा में बता रही है कि मैं तातुश के घर में रह रही थी, तो तातुश के घर में कौन कौन लोग आकर के रहने लगे, वो कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था। उनमें से जो अर्जुन दा था, वो तातुश का बेटा, उसका स्वभाव कैसा था। सुखदीप जो कि उसका दोस्त था, उसका स्वभाव कैसा था। रमन का स्वभाव तो सबसे ही अलग था। वो बिल्कुल मुझे अपना समझता था और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनाना सिखाता था। खाने की कई चीज़ बनानी उसे किसने सिखाई थी? रमन दा ने। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बात करता और वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी। जो रमन था वो बेबी को समझाता था, देखो कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये अभी छोटे हैं, तुम तो सारे दिन काम में लगी रहती हो, अभी तो चलो कोई बात नहीं, शैतानी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें इनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पूरा ध्यान देना होगा। उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। चौपट यानी नष्ट हो जाएगा। यानी रमन था जो बेबी को समझाता था कि इन तुम्हारे दोनों छोटे बच्चों को हमेशा खेलने मत दो, इनको पढ़ाई भी कराओ, वरना इनका जो पढ़ना लिखना है, जो सारी पढ़ाई लिखाई, वो सब समाप्त हो जाएगी। रमन दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं। यानी उसके एक बड़ा लड़का तो बाहर रहता ही था, दो बच्चे और थे, उनको भी रमन क्या समझता था कि ये दोनों भी लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरीके का होता जा रहा था और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। बच्चों बराबर के छोटे छोटे बच्चे होते, लड़के लड़कियां तो सेम से कपड़े पहन लेते हैं। यानी वो अपने भाई के कपड़े पहनती थी और भाई के साथ खेलती थी, भाई जैसा व्यवहार करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होने लगी, उसमें जो महिलाओं वाले स्त्रीयोचित गुण आने लगे, तो वो कभी कभी फ्रॉक भी पहन लेने लगी। तो रमन दा को की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते हुए देखा। तो रमन दा सोचता था ये दोनों जो छोटे बच्चे हैं, ये दोनों ही लड़के, लेकिन उसको अपनी मतलब गलती उस दिन पता चली, भूल उस दिन दूर हुई जब उसने देखा कि बेबी की लड़की क्या है, गुड़िया लिए खेल रही है। उसने तातुश से पूछा, बेबी का ये लड़का है या लड़की? इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुश बोले, क्यों तुम्हें मालूम नहीं? ये तो बेबी की लड़की है। यानी जब रमन ने तातुश से पूछा कि ये बेबी का लड़का है कि लड़की, इसके हाथ में गुड़िया है, तो तातुश ने कहा, तुमको नहीं पता, ये बेबी की लड़की है। रमन दा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और मैं तो समझ बैठा था कि यह लड़का ही है। फिर रमन दा को हंसी आ गई। उसने कहा, अच्छा तभी तो ये कई बार फ्रॉक भी पहनती है। और फिर उसने हंस करके कहा कि मैं तो समझ बैठा कि यह भी लड़का ही है। रमन दा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। रमन दा और दूसरा कौन था? सुखदीप दा। दोनों आगे सारे दिन पहले घर में रहते थे तो चहल पहल रहती थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया जहां सब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। अब देखो बच्चों, पहले तो इतने सारे जने हो गए थे, घर में बहुत सारे लोग हो गए थे। अर्जुन जा जो कि तातुश का बेटा पहले से ही था, दो उसके बंधु आ गए, एक उसका खुद का बेबी का लड़का आ गया, तो बहुत चहल पहल थी। तो वो दोनों दोस्त थे, दोनों तीनों, वो तो सब काम पे चले जाते थे सुबह, और बेबी का बड़ा लड़का भी एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पर तातुश ने उसे मतलब ऐसी जगह काम दिलाया जहाँ सब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा भी दिलाया कि काम के साथ साथ हम इसको पढ़ाएंगे भी। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब तो वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। मतलब समय बीतता जाता है, बच्चे बड़े होने लगे थे, सब अपने अपने काम पे जाने लगे। तो बेबी कह रही है, मेरा छोटा लड़का और जो छोटी लड़की थी वो बड़े सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे, तो वो भी अब देर से घर लौटते थे। अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो। मतलब ये तीनों व्यक्ति, अर्जुन, रमन और सुखदीप, तीनों आते, खाना वाना खाया और अपने सोने चले जाते। तो तातुश ने एक दिन बेबी से कहा कि तुम अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर के पार्क में घूमने चली जाया करो।
बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मान मैं रोज़ शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी। जो बंगाली औरतें दूसरे घरों में काम करती है, दूसरों के बच्चों को घुमाने के लिए लाया करती थी, यानी अपने मालिक के बच्चों को घुमाने लाया करती थी। वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करती थी, यानी उन बच्चों को लाती थी जिन मालिक के वो काम करती थी। उनमें से कई मुझे देखकर मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, वह तुम्हारे साथ नहीं रहता। वहाँ कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होती। मतलब औरतों की जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है एक दूसरे के बारे में जानने की। ये सारी महिलाएं भी बंगाली थी और बेबी भी बंगाली थी। बेबी अपने बच्चों को घुमाने ले जाती थी, वो अपने मालिकों को बच्चों को लाती थी। तो बेबी से कई सारी बातें पूछती, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा पति कहाँ है, तुम अकेली रहती हो, तुम कहाँ काम करती हो। उसी पार्क में कई जवान लड़के भी आते थे, उनमें से कई बंगाली लड़के भी आते थे। वे मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका नहीं मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बात करते। मतलब जवान थी बेबी और बेबी की छोटी उम्र में ही बच्चे हो गए थे, तो बेबी की क्या है, बेबी का यौवन क्या था, उत्थान पर था। तो जो बाकी के जो बच्चे थे, बाकी के और जो बंगाली लड़के थे जो पार्क में आते थे आवारागर्दी करने, वो लड़के क्या करते थे, बेबी से बात करना चाहते थे, लेकिन बेबी उनसे बात नहीं करती थी। तो वो बेबी के बच्चों को बुला करके उनसे बात करते थे। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है। फिर भी ऐसे लोगों से अधिक बातें नहीं करती और न ही अपने बारे में कुछ बताती। मतलब बेबी कहता, कोई बेबी कह रही है कोई सामने से आ जाए ज़बरदस्ती मुझसे बात करने लगे तो बात करनी पड़ती थी उसमें। मतलब मैं उसको कैसे मना कर सकूं। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बात नहीं करती थी और न ही अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताती थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा स्वामी कहाँ है। क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। मतलब वो जो लड़के थे बंगाली, वो आकर के उससे बात करते थे तो बेबी से अच्छे से समझती थी कि इन लड़कों का क्या आशय है। मतलब वो कुछ गलत अर्थ ही निकालते थे वो लड़के। तातुस ने भी मुझसे कह रखा था जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बात ना करूं। और तातुस ने उसको समझा रखा था कि बेबी तुम भी जब कभी बाहर जाओ तो ज़्यादा अनजान लोगों से बात मत करो। तातुस ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने के लिए मेरी एकदम इच्छा नहीं होती थी। लोग क्या जैसे बात करते करते क्या होता है, मतलब लोगों के निजी जीवन में झांकने लगते हैं। तो बेबी कहती है कोई मुझसे बात करते करते मेरे निजी जीवन के जब बारे में पूछने लगता तो मेरी जवाब देने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती थी। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। यानी बेबी को अपना जो उसका जो भूत था, उसका जो बीत गया जो समय था, उसको वो याद करना नहीं चाहती थी। ये सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। मतलब वो समझती थी कि मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मुझसे तरह तरह की बातें पूछेंगे, इसलिए उसकी इच्छा नहीं होती थी कि वो पार्क में जाए, लेकिन बच्चों की खातिर उसे जाना ही पड़ता था। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। यानी बेबी बता रही है कि मैं रोज़ पार्क में जाती थी। एक दिन मैंने पार्क में एक लड़की को देखा जो अपने मालिक की कोई छोटी बच्ची को लेकर के आती थी। वहाँ उससे कोई उस लड़की से बातचीत नहीं करता था। तो वो क्या करती, जिस बच्ची को लाती उसी बच्ची के साथ खेल खाल करके चली जाती। खेल खाल कर ये क्या है, सामान्य बोलचाल का शब्द है। वह पार्क में आती और कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बंगला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता कि ये बंगाली हो सकती है। मतलब कि क्या है, जैसे वो लड़की आती थी तो और बंगाली जो लड़के थे और आवारा जो लड़के घूमते थे उसे देख देख कर आपस में हंसी मजाक करते, लेकिन वह किसी की तरफ नहीं देखती थी। अपने उस बच्ची को खिलाती और वापस चली जाती थी। वह देखने में कैसी लगती थी, बेबी कह रही वो लड़की जो आती थी वो देखने में नेपालियों जैसी लगती थी, लेकिन जिस छोटी बच्ची को घुमाने लाती थी उससे वो बांग्ला भाषा में बात करती थी। इससे पता चलता है कि वह लड़की बंगाली थी। उसकी वयस 20-22 वर्ष की रही होगी। वयस का मतलब होता है उम्र। उसकी उम्र 20-22 वर्ष की रही होगी और साफ मालूम होता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। यानी बेबी कह रही है वो 20-22 साल की लड़की थी और पता चलता था कि इसकी शादी नहीं हुई है। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती थी। माया यानी अपनत्व आता था उससे, मतलब अपनापन सा लगता था। मैं सोचती इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। यानी जवान लड़के, कौन माता पिता अपनी लड़की को इतनी दूर काम के लिए भेजेंगे, कोई ना कोई मजबूरी होगी जो उसके माता पिता ने उसको यहाँ काम के लिए भेजा है। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और पूछा तुम क्या बंगाली हो। एक दिन बेबी ने उसको आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और बुला करके उसको अपने पास बिठाया और पूछा तुम क्या बंगाली हो। उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। जब बेबी ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बेबी को सुनीति बताया।
उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेल जोल हो गया और हम एक दूसरे से रोज़ पार्क में मिलने लगे। मतलब सुनीति से बेबी ने दोस्ती कर ली, अब दोनों रोज़ पार्क में मिलने लगे। ऐसे किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते हैं, यानी कभी कभी ऐसा भी होता था कि दोनों मिल नहीं पाती थी तो उदास हो जाती थी। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया और जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु भी हो गई थी। देखो बच्चों, यही कारण था कि वो बच्ची वहाँ नौकरी करती थी, क्योंकि उसके जन्म से 1 दिन पे ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई और 1 साल भर में उसके बाबा यानी पिताजी की मृत्यु हो गई। उसे उसकी मामा और दादी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में माँ के न रहने पर कितना कष्ट होता है वह मैं जानती हूँ, यानी बेबी समझ सकती थी यदि बचपन में माँ नहीं हो तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके 1 दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले दिन चली जाएगी। यानी सुनीति रोज आ रही थी पार्क में और आज भी आई थी, लेकिन अगले दिन ही वो अपने घर चली जाएगी ये बात आज तक किसी को भी मालूम नहीं थी। उसने मुझसे कहा था तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई लेकिन वह नहीं आई। अगले दिन बेबी अपना पता ली, दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली कि तुम अब एक दूसरे से पता एक्सचेंज कर लेंगे। अगले दिन बेबी जब अपना पता यानी अपना एड्रेस लेके गई तो वह पार्क में नहीं आई, वह चली गई है। ये बात उस समय मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। बेबी ने सोचा हो सकता हो नहीं आई हो, कोई काम हो गया हो, लेकिन क्या है वो चली गई ये बात बेबी के मन में नहीं आई। लेकिन अगले दिन भी बेबी ने उसको पार्क में नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। 2 दिन बाद उसने क्या देखा कि जिस बच्ची को लेकर के वो सुनीति आया करती थी वो बच्ची आज अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। यानी बेबी मन ही मन में सोचती थी कि सुनीति मुझसे मिल करके जाती, लेकिन हो सकता है उसे मौका नहीं मिला हो। वह कर भी क्या सकती थी, जिसके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। यानी वो कर भी क्या सकती थी, जिस मालिक के यहाँ रह रही हो मालिक जैसा कहेगा वैसा ही तो उसको करना था, इसलिए वो मुझसे मिल नहीं पाई। बेबी आगे कह रही है सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय वहाँ बिताती थी उतना अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। यानी बेबी ने कहा मैं जितना समय पार्क में बिताती थी अब सुनीति नहीं आती थी तो मेरा मन भी नहीं लगता था, इसलिए मैं क्या करती थी, मतलब जो समय मैं पार्क में बिताती वो लिखने पढ़ने में मैं बिताने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुस ने फोटो कॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। यानी जितना बेबी ने पढ़ा और पढ़ करके अपने बारे में जितना लिखा उसको तातुस ने फोटोकॉपी कराया और अपने एक बंधु यानी रिश्तेदार या दोस्त के पास कोलकाता भेज दिया। तातुस हठात से एक दिन मुझसे बोले बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। एक दिन अचानक तातुस से बोले कि बेबी तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। मैं अवाक माना मुँह से बात ना निकाला, मतलब मैं अवाक रह गई एकदम और उनकी ओर देखती रही और फिर बोली मेरी चिट्ठी, मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी। यानी तातुस ने जब बेबी से कहा बेबी तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी आई है तो बेबी एकदम अवाक रह गई कि मुझे कौन चिट्ठी भेजेगा। तब तातुस ने कहा नहीं मेरे एक बंधु ने यानी मेरे एक मिलने वाले ने तुम्हारे लिए कोलकाता से एक चिट्ठी भेजी है। मैंने कहा सुनाइए ना देखूं क्या लिखा है उन्होंने। तातुस ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगी। और जो अब तातुस के बंधु ने जो चिट्ठी लिखी वो देखो। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब बहुत सुंदर है या बहुत अच्छा है। तुम्हारे तातुस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता। अब देखो बच्चों, बेबी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी उस आत्मकथा की जितनी भी लिखी मतलब मुझसे लिखी गई उसको तातुस ने फोटोकॉपी कराया और करा करके अपने एक मित्र के पास भेज दिया। अब उस मित्र ने उसको पढ़ा, हो सकता है वो मित्र कोई संपादक हो, उसने बेबी को चिट्ठी लिख के बताया कि बेबी तुमने बहुत अच्छा लिखा और मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना उत्कृष्ट यानी इतना सुंदर लिखती हो, लेकिन क्या करूं मैं बांग्ला भाषा नहीं जानता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूं लेकिन बांग्ला लिख नहीं सकता, इसलिए तुम्हें हिंदी में चिट्ठी लिख रहा हूं। और बेबी ने जो सारा कुछ लिखा वो बांग्ला में लिखा था। मैं तुम्हारे तातु से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है पर अब संभव नहीं है। यानी उसने जो तातुस का जो बंधु था यानी जो मित्र था उसने बेबी को लिखा कि बेबी मतलब मैं तुम्हारे तातु से भी उम्र में 1 साल बड़ा हूँ, मतलब मेरी मतलब उम्र काफ़ी है, तो मैं क्या तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखना चाहता हूँ। लेकिन अब मेरी इच्छा होती है कि तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए मैं बांग्ला सीखूँ, क्योंकि तुम्हें हिंदी नहीं आती, मुझे बांग्ला नहीं आती लिखनी, तो पर अब यह संभव नहीं है, अब मेरी उम्र हो चुकी है।
तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुस के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। यानी उस बंधु ने एक चिट्ठी में लिखा कि तुम बेबी को तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुस के पास से बांग्ला अभिधान करके कोई किताब थी उसको लेकर के रोज पलटा करो, यानी रोज पढ़ा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। यानी कि मेरे जो मिलने जुलने वाले थे, ये तातुस का मित्र जो लिख रहा है, उन्होंने जो तुम्हारी डायरी पढ़ी, तुम्हारी आत्मकथा पढ़ी, सुनकर के उन्हें बहुत पढ़ करके उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो इसे एक चमत्कार लेखन मानते हैं। यानी बहुत ही अच्छा एक चमत्कार है कि एक काम करने वाली किस तरह के अपने जीवन के बारे में लिख रही है। मेरे एक बंधु ने कहा कि वे तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छापने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। यानी अभी भी तातुस के बंधु की चिट्ठी चल रही है। उसने लिखा है कि मतलब मेरे एक बंधु कह रहे हैं कि तुम्हारी जो रचना है, जो तुमने कहानी लिख के भेजी है, इसको किसी पत्रिका में छापने की वो व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें कहानी को कोई एक मोड़ देना होगा, किसी मोड़ तक पहुँचाना होगा। यानी कहानी कहीं ना कहीं अंतिम छोर की ओर, चरम सीमा की ओर कहानी को पहुँचाना होगा। आशा करता हूँ तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने के लिए भेजा है। यानी कि उनके जो तातुस के बंधु अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं कि मतलब मैं आशा करता हूँ कि तुम अब लिखना नहीं छोड़ोगी, सदैव लिखती रहोगी। ये बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने तुम्हें केवल काम करने नहीं भेजा है, तुम्हें लिखने के लिए भेजा है। और आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। और मतलब उसने फिर आशीर्वाद दिया तातुस का जो बंधु थे उन्होंने बेबी को कि मैं चिट्ठी को यहीं समाप्त करता हूँ, और बेबी की चिट्ठी में बहुत प्रशंसा की। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा। बेबी सोचने लगी मैंने ऐसा क्या लिख दिया, मतलब वो हतप्रभ सी रह गई कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया जो उन लोगों को इतना अच्छा लग गया। उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं, फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूलें इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। बेबी मन में सोच रही है कि इसमें अच्छा लगने की तो कोई बात ही नहीं थी, और फिर मेरी लिखावट यानी मेरी राइटिंग तो इतनी गंदी है, उसमें गलतियाँ इतनी हैं जिसकी हद नहीं, उसमें मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों, मतलब उनको क्यों अच्छा लगा मेरा लिखना। मेरी लिखावट भी इतनी ख़राब है और मैंने कोई ऐसा कुछ लिखा भी नहीं, लेकिन तातुस के बंधुओं को मेरा लिखना इतना अच्छा क्यों लगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। यानी बेबी कह रही मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुस से पूछा कि मैंने जो लिखा है वो उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा, तो तातुस बोले वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। तातुस से जब उसने पूछा कि मैंने जो लिखा है वो उन लोगों को यानी आपके बंधु बांधवों को इतना अच्छा क्यों लगा, तो तातुस ने कहा इस बात को तुम नहीं समझोगी। तो बेबी ने कहा कि मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती कि मैंने ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, फिर भी उन लोगों को इतना अच्छा क्यों लग रहा है। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुस ने कहा तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी मातापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब भगवान ने यहाँ बेबी कह रही है भगवान ने मुझे समझने की क्षमता ही नहीं दी। मतलब मेरे अंदर अगर इतनी क्षमता होती तो मैं इतनी कम उम्र में ऐसे आदमी से शादी नहीं करती, या बच्चे हो गए पागलों की तरह फिर रही हूँ। मेरे अंदर सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। लेकिन बेबी कहती है मैं समझना चाहती हूँ आखिर मेरे में ऐसा क्या है। तातुस ने कहा तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की यानी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुमने ऐसा क्या लिख दिया जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तुम तो बस लिखती रहो, तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। यानी तातुस ने उससे कहा तुमको ये समझने की जरूरत नहीं कि तुमने क्या लिख दिया और लोगों को क्यों पसंद आ गया। तुम तो अपना काम करो, यानी लिखती जाओ और पढ़ती जाओ। उसी से सब कुछ अपने आप तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। उससे धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा कि तुम क्या लिख रही हो और लोग तुम्हारी लिखावट को क्यों पसंद कर रहे हैं। तातुस की बात मैं अनसुनी न करती तो क्या कर, जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। अब तातुस की बात को क्या करती, अनसुनी ना करती तो क्या करती। हालांकि वो समझना चाहती थी कि मैंने ऐसा क्या लिखा है, लेकिन उसने मन में सोचा कि मुझे तातुस की बात को ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। मुझे घर में करने को कुछ और था ही क्या, उसकी बातें ही अनसुनी करी, पढ़ना लिखना घर का काम करना। घर में अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा तो थे ही, उनके बंधु समित दा, रजत दा और राहुल दा का भी आना जाना लगा रहता था। यानी घर में ये तीन व्यक्ति तो थे ही। अर्जुन दा जो तातुस के पुत्र थे, रमन दा और सुखदीप दा इसके क्या थे, मिलने वाले दोस्त थे, और उनके भी दो बंधु थे सुमित दा, रजत दा और राहुल दा। ये दो तीनों भी, ये सब लोगों का क्या है वहाँ आना जाना लगा रहता था। वे सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुस का जैसा ही व्यवहार करते थे। यानी इतने सारे जो ये लोग थे सब बेबी को बहुत पसंद करते थे, यानी बेबी को बहुत
प्रेम करते थे और वो भी चाहते थे कि बेबी खूब पढ़े और खूब लिखे और वो तातुस के जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। मतलब इतने सारे लोग घर में आते थे तो सारी महिला की जो कितनी सारी जिम्मेदारी हो जाती है वो सारी बेबी उठा रही थी। तो बेबी कहती मैं उन्हें खिलाने पिलाने की सारी व्यवस्था छोड़ देती और लिखने पढ़ने कैसे बैठ सकती। एक दिन भूल से तातुस की बात मान दिन में ही उनसे अपने लिखने पढ़ने की बात करने में लग गई तो एक कांड घट गया। एक दिन क्या हुआ, वो दिन में ही पढ़ने लिखने की बात तातुस से करने लग गई तो देखो क्या घटना घट गई और उनसे बातें करने लगी तो कह रही है एक कांड घट गया। सारे दिन तो घर के कामों में लगी रहती थी। रमणदा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। रमणदा कौन था? मतलब तातुस के पुत्र अर्जुन का बंधु था यानी दोस्त था। उसको बहुत भूख लगी थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने बैठ गया और खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्खी न बैठ जाए इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। यानी कि खाने की प्लेट में जो सामान था उसको बेबी ने क्या किया, उसको उल्टी करके उसके ऊपर ढक दिया। भूख के मारे रमणदा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। यानी सब्जियों की जो कटोरियाँ थी उनके ऊपर उल्टी प्लेट रख दी। रमणदा ने क्या किया, प्लेट को हटाया और उल्टी प्लेट पर ही सारी सब्जियां रख ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी भी थी। बाकी तो कटोरियों में सूखी सब्जी थी लेकिन एक सब्जी क्या थी, गाढ़ी तरी वाली थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। उल्टी प्लेट के ऊपर खाना रख के खाएगा तो तरी तो नीचे गिरेगी गिरेगी। वह खाना छोड़ अवा को उसे देखने लगा। वह उसने खाना छोड़ दिया कि क्या चक्कर है, आज प्लेट के अंदर खाना होता है, ये बाहर से कैसे गिर रहा है। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया कि उसके भूख के मारे उसका ध्यान ही नहीं रहा और वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या सोच कर खूब हंसने लगा। मैंने तातुस से पूछा रमणदा किसके साथ बातें कर हंस रहे हैं? तो बेबी ने पूछा ये रमणदा किसके साथ बातें करके हंस रहा है? तातुस बोले और कौन है वहाँ? मतलब तातुस बोले वहाँ तो कोई है ही नहीं, और कौन है वहाँ? मैंने कहा और कोई तो है ही नहीं उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहाँ चली गई और देखा कि रमणदा हंसे ही जा रहा है। मतलब तातुस ने कहा कोई और होगा वहाँ, तो बेबी ने कहा नहीं वहाँ तो कोई और नहीं है उस कमरे में। ऐसा कहकर बेबी रमणदा के कमरे में गई तो देखा रमणदा हंसे ही जा रहा था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ रमणदा, यानी बेबी ने उससे पूछा रमणदा क्या हुआ? वह कुछ न कह बस हंसता रहा। मैंने फिर पूछा क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। यानी कि बेबी ये बताना चाहती है कि मैं खाने पीने की सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखती थी। उस दिन ही मैं तातुस से बात करने बैठ गई। रमणदा को भूख लगी तो उसने उल्टी प्लेट में ही सारा खाना डाल लिया और जब वो खाने लगा तो तरी वाली सब्जी जब नीचे गिरने लगी तो उसने देखा तो उसको देख करके समझ में आया अरे मैं तो उल्टी प्लेट में खाना खा रहा हूँ। तो उसको बहुत हंसी आई। जब बेबी ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो तो उसने कहा देखो मैं कैसे खाना खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। तो जब बेबी ने उसको देखा कि उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है तो बेबी को भी बहुत हंसी आई और हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख होने से रमणदा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। और वो हंसती हंसती आई और आकर के तातुस को बताया कि रमणदा को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने प्लेट का उल्टा सीधा ही नहीं देखा और उल्टी प्लेट पर ही खाना खाने लगे। वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। लग यह सुन के तातुस हंसने लगे। देखो बच्चों, बच्चा होता है ना जो किसी बात को देख करके हंस हंस के लोटपोट हो जाता है बुरी तरह। थोड़ा और उम्र में बड़ा व्यक्ति थोड़ा और हंसेगा, मतलब कम हंसेगा, बच्चे की तरह लोटपोट नहीं होगा। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो केवल हल्की एक मुस्कुराहट देंगे, हल्का सा हंसेंगे। उसी प्रकार तातुस भी हंसने लगे। लेकिन हम लोगों की तरह नहीं हंस रहे थे जो हम हंसते ही जा रहे थे। उनकी हंसी अपनी तरह की थी, यानी एक धीमी और अच्छी हंसी थी। धीरे धीरे उन सब लोगों का हंसना बंद हो गया। धीरे धीरे सब हंसते हंसते चुप हो गए। लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। लेकिन बेबी की हंसी नहीं थम रही, कि बेबी को बहुत हंसी आ रही थी। यह देखकर तातुस बोले बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी, खाली हंसने से ही सब हो जाएगा। मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। यानी बेबी जब हंसती जा रही थी तो तातुस ने कहा बेबी तुम क्या हंसती ही चली जाओगी, मेरे बंधु की यानी मेरे मित्र की चिट्ठी कितने दिन की आई हुई है, तुम उसको तो कुछ जवाब दो, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना क्या। मैंने कहा चिट्ठी, ये चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुस बोले क्यों नहीं होगा। तो बेबी ने कहा ये चिट्ठी विट्ठी लिखने का काम है जो मुझसे अब नहीं होगा, मैं किसी भी चीज़ का जवाब अब नहीं दूंगी। तो तातुस बोले क्यों नहीं होगा, करना तो होगा तुमको, मतलब तुमको लिखना तो होगा। तो इस तरह देखो बच्चों, एक काम वाली है जो किस तरह घर में रह रही है और किस तरह वो कहानियाँ लिख रही है अपने मालिक के प्रोत्साहन से, मालिक के मित्रों के प्रोत्साहन से। तो यदि
जो ये संसार है बच्चों, इस संसार में हर तरह के व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक कला छुपी हुई है। उसी तरह ये नहीं ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको कुछ नहीं आता। हर व्यक्ति एक कला से युक्त होता है। उसी तरह बेबी के अंदर क्या है, लिखने की बहुत अच्छी, लेखन की बहुत अच्छी कला है, जिसको यहाँ तातुस क्या कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। तातुस उसको बेबी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बच्चों हमने आज यहाँ तक पढ़ा। आगे का जो हमारा पाठ है यानी बेबी की जो आत्मकथा है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।